यूनिट 8। हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंटरनेट के बारे में। हम कल अब हमने बात किया था कि इसके ऊपर कुछ चीजें, आज हम उसके बाद डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस से मैक्सिमम लोग परिचित है ही ऑलरेडी। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होती है। इट इज ए नेटवर्क, it is in a network, computer and devices can be grouped together and can be administrative as a unit with common rules and procedure। क्योंकि जब हमको ऐसे इस तरह से इतने बल्क हमें वर्क करने पड़ते हैं, तो इनके नाम, कॉमन नेम इत्यादि जो हम देखते हैं इसमें कि नेटवर्क में कंप्यूटर जितने डिवाइस होती है, ये सारे एक ग्रुप में भी ऐसे भी, जैसे हम भी बात कर रहे थे, सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं सब आपस में जुड़े हुए हैं। इन ए नेटवर्क, कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर एंड कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड एज ए यूनिट विथ कॉमन रूल्स। सबको क्या करना है, कॉमन रूल और प्रोटोकॉल को फॉलो करने होते हैं। प्रोटोकॉल मतलब क्या होती है, आपका जो आपका सेटअप रूल को प्रोटोकॉल कहते हैं। सेटअप रूल को, जो नियम को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। रूल्स एंड प्रोसीजर, सारे रूल्स और प्रोसीजर सबके लिए कॉमन होता है। शेयरिंग अ कॉमन नेम सच एज ग्रुप नेम, जिसको हम कहते हैं ग्रुप नेम कहते हैं, उसको हम सच इस तरह की जो ग्रुप होती है, उस ग्रुप को हम कहते हैं डोमेन कहते हैं। तो इस तरह से हम डोमेन नेम सिस्टम को हम स्टैब्लिश करते हैं। डोमेन नेमिंग सिस्टम और सर्विसेज कॉमनली नोन एज डीएनएस बहुत पॉपुलर है। इन इज एन इंटरनेट सर्विस दैट ट्रांसलेट कॉमन डोमेन नेम्स टू और फॉर्म ए आईपी एड्रेस, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, रूट, आपका सेटअप रूल्स होती है। तो इसको हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या आईपी एड्रेस कहते हैं। आप लोग देखोगे कि आपके इंटरनेट में भी एक आईपी एड्रेस होती है, और उस आईपी एड्रेस के जरिए हम ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या है, कहाँ से आया है, सारा चीजें देख सकते हैं। which is actually which is actual basis of the addressing on the internet। जैसे कि आपके घर का एक एड्रेस होता है, उसी तरह से यहाँ भी एक एड्रेस होता है। तो इसके जरिए, जैसे मान लो कि हम लोग बोलते हैं ना कि अगर जब कोई केसेस कुछ होता है, तो पता चल जाता है कि किसने कहाँ से क्या पोस्ट किया, कहाँ कहाँ क्या किया। तो सारा चीजें जो होती है, हम इसको एक्सेसिबल होती है। और जब जरूरत पड़ती है, तो किसी पोस्ट के बारे में अगर हम पता करना होता है कि कहाँ से आया है, किसने भेजा है और किस कंप्यूटर से अपलोड हुआ है, ये सारा चीज हम इसमें जान सकते हैं। द डोमेन सफिक्स एज ए लास्ट 3 letters ऑफ द एड्रेस। ये क्या होती है, आपका जो लास्ट, जो 3 आपका जो लेटर होती है एड्रेस के, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द काइंड ऑफ बॉडी टू विच द एड्रेस बिलोंग्स। जैसे कि आप देखते हो डॉट कॉम होता है, कॉम मतलब कमर्शियल। तो कॉम अगर कहीं लिखा होता है डॉट के बाद, जैसे google.com, तो मतलब क्या है, ये एक आपका कॉमर्शियल आपका वर्क करता है। उसी तरह से लास्ट अगर एजुकेशन होना होगा, edu लिखा होता है, मतलब वो एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। सेम तरह से हम देखते हैं कि जो लास्ट का जो आपका जो डिजिट्स होती है, वो बताता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो वो बॉडी है, वो किस तरह के बॉडी है। इसलिए आप जब कुछ खरीदते हो, डोमेन नेम इत्यादि, या जब आप अपना वेबसाइट जो बनाते हो, तो आप देखते हो कि सबके प्राइस एक नहीं होता। डॉट कॉम के प्राइस अलग होता है, डॉट एजू के आपका एडीओ का प्राइस अलग होता है, सबके सबके अलग अलग होते हैं। इसमें से कुछ होती है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, और कुछ होती है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उन लोगों का हो सकता है कि प्राइस थोड़ा कम हो, और जो प्रॉफिटेबल या जो कमर्शियल होती है, उनका प्राइस कुछ ज्यादा हो, ये भी हो सकता है। तो
हालांकि वो हमेशा एकदम पर कंपल्सरी नहीं है, फिर भी डिपेंड करता है। ऐसा भी होता है कि किसी के पास अपना वेबसाइट है, वो अपने सेल भी कर सकता है अगर बहुत पॉपुलर है। जैसे इस समय आकाश इंस्टीट्यूट एक था, बहुत पॉपुलर है, तो उसने आकाश को बायजू ने खरीद लिया। उसी तरह से जो बहुत पॉपुलर, अब मान लो गूगल है, तो गूगल अगर अपने आप को सेल करना चाहे तो अगर चाहेगा तो कितनी ज्यादा कीमत में बिकेगा, क्योंकि इतना पॉपुलर है वो। सेम तरह से आपका .com, .एजुकेशन या .gov, मतलब जो सरकारी पर्पज से जो काम होती है, .gov लिखा होता है उसमें। इनके नाम आप याद करोगे, मैंने पहले भेज भेज के रखा है। द domain suffix as a last three letter of the address provide information about the kind of the body to which the address belongs। जैसे कि बता समझाया अभी आपको मैंने, एजुकेशन के लिए edu, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org, कमर्शियल के लिए अगर हम लिखते हैं तो .com, ये सारी चीजें होती है। फिर आता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन करने के लिए जो सेटअप रूल होती है उसे कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। When different computers, peripherals, and devices are connected in a network, सर टाइटल, they need to। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टाइटल एक बार फिर से बता दीजिए। जब भी हम आपसे बात करते हैं, या प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेटअप रूल होती है, मतलब कुछ रूल्स होते हैं उसको फॉलो करने होते हैं, ये आपका पूरा टेक्निकल जाती है। तो कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उसके लिए कई तरह के रूल को बनाया गया है। उसमें आपका होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको हम टीसीपी आईपी भी कहते हैं। इस तरह से क्या होता है कि डेटा को जो आप जो ट्रांसमिट करते हो, उसमें डेटा का कोलिशन ना हो। डेटा आपस में आपका, जैसे मान लो कि आप बोलते हो ना कि आपका जो वेबसाइट है वो यूनिक होना चाहिए और किसी और के साथ आपका मैच नहीं करना चाहिए। आपका जो ईमेल आईडी होता है वो यूनिक होता है, वो किसी और के साथ मैच नहीं करना होता। वो करता कैसे है हम, उसके लिए कई तरह के रूल्स होते हैं। उस रूल को हम एक साथ कहते हैं प्रोटोकॉल कहते हैं। तो आपके यहाँ पे बहुत थोड़ी सी होगी, बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं होगा इसमें आपके सिलेबस में। तो वो आपका सेटअप रूल्स होती है, जिसके फॉलो करने के बाद सब आपका डिफरेंशिएट होता है। कि जैसे आप जब ईमेल आईडी बनाते हो तो क्या लिख के आता है, जब स्टार्टिंग करते हो कि आप जब शुरू करते हो तो बोलता है कि इस नाम से पहले कोई ईमेल आईडी बना हुआ है, ये नहीं मिलेगा। इसके साथ आप 1 2 या कोई डिजिट जोड़ दो या कुछ और जोड़ दो, जोड़ के आप इसको यूनिक बना लो। तो वो जो बताता है वो सब चीजें जो करता है वो सारा, ताकि डेटा का कॉलिशन ना हो। मान लीजिए कि आपने ईमेल आईडी बनाया कि abc@gmail.com, और कोई और ने भी बनाया कि abc@gmail.com, और किसी ने उस पर मेल भेजा, तो मेल किसको जाएगा, आपको जाएगा कि उसको जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, आपका कॉलिशन हो जाएगा। तो इस तरह से जो कुछ अंदर आपका पेरिफेरल, आपका डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क में जो सेटअप, जो रूल बनाई गई है ट्रांसमिशन करने के लिए डेटा को, ताकि डेटा का कोई आपका ओवरलैपिंग ना हो या कोलिशन ना हो, या डेटा का कभी कॉपी ना हो सेम डेटा। मतलब इतने लाखों करोड़ों ईमेल आईडी है, सबके कोई कहीं ना कहीं सबका अलग अलग है, चाहे डॉट लगा के अलग करो, कोई नंबर्स लगा के अलग करो। इसके अंदर जो होती है उसको टीसीपी आईपी कहते हैं। दीज सेटअप रूल्स, डीसीपीआई का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो ट्रांसमिशन करने के लिए, जो कंट्रोल, ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोटोकॉल होती है उसको टीसीपी एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, इन दो नाम से जाने जाते, हम उसको जानते हैं। दीज सेटअप रूल्स यानी प्रोटोकॉल और कन्वेंशन आर कॉल्ड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होती है सेटअप रूल होती है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसको टीसीपी कहते हैं, एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको आईपी कहते हैं। दोनों मिला के होती है टीसीपी आईपी, बहुत फेमस है, आप लोग अक्सर सुनते होंगे टीसीपी आईपी। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी एंड आईपी आर टू डिस्टिंक्ट प्रोटोकॉल। ये दो क्या है आपका, एक निश्चित, एक अलग अलग प्रोटोकॉल है। दे आर सो कॉमनली यूज टुगेदर that TCP/IP has become a standard terminology to refer to either or both the protocols। जबकि TCP एक अलग प्रोटोकॉल है, IP एक अलग प्रोटोकॉल है, लेकिन ये दोनों एक साथ आपका डिस्टिंक्ट प्रोटोकॉल होती है,
लेकिन इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है कि ऐसा लगता है कि ये आपका मतलब स्टैंडर्ड आपका टर्मिनोलॉजी बन गई है टीसीपी/आईपी। ये सारे सेटअप रूल्स जो है इसी के अंदर डिस्कस की जाती है। वो रूल्स पूरा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, खाली टीसीपी/आईपी क्या है खाली बता दिया, खाली इतना है। इंटरनेट, अनलाइक द, यहाँ पे ख्याल रखना कैपिटल आई से अगर शुरू होगा तो ये आपका पूरा अराउंड द वर्ल्ड के लिए काम करेगा। अगर स्मॉल आई से शुरू होगा तो ये आपका छोटे रीजन के लिए होता है, पूरे उसके लिए नहीं होती है। इसलिए इंटरनेट जहां भी इस्तेमाल होती है कैपिटल आई से होती है, जो दिखाता है कि पूरा वर्ल्ड वाइड है ये। शुरुआत इसका हमेशा कैपिटल आई से करनी होती है अगर आपको पूरा मतलब पूरा वर्ल्ड के लिए करना है तो। अनलाइक द इंटरनेट वेयर अ पेज can be accessed globally, and internet or internal websites is a private network for a corporation or organization that only who those with permission can access। इतने सारे चीज होते हुए भी इनके वेब पेज को जो है ग्लोबली आप जब एक्सेस करते हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, परमिशन बनाने के मतलब परमिशन के पूरा आपका प्रावधान बनाया गया है। अब जैसे मान लो कि आप एक कोई टेलीफोन बिल में आपको दिक्कत आई है, आप गए टेलीफोन कंपनी के पास गए, तो टेलीफोन कंपनी ने उस बिल को सही करने के लिए एक प्रोसेस बना के रखा हुआ है। आप सही ऑफिसर तक जाइए, अगर उन ऑफिसर को लगता है कि आपके जो दावा है, आपका जो क्लेम है सही है, तो उस ऑफिसर, आप वहां पे नहीं कर सकते, कोई भी जाके उस साइट को नहीं ओपन कर सकता। उस ऑफिसर के पास वो परमिशन होता है कि वो अपने आईडी पासवर्ड से उसको ओपन करके फिर जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको रीजन मेंशन करके आपके बिल को सही कर सकता है। ये आपका क्या हुआ, है तो पूरा ग्लोबली, लेकिन क्या है, ये एक परमिशन के जरिए प्राइवेट नेटवर्क हो गया किसी कॉर्पोरेशन के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो केवल प्रायर परमिशन से ही काम कर सकता है। और उस ऑफिसर भी वो भी जवाबदेही होता है, उनको भी लिखना पड़ता है कि ये किस वजह से हुआ, वैलिड रीजन लिखने पड़ते हैं और मेंशन करके तब आपके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपने बोला कि 3 महीने तक हमारा इंटरनेट चल ही नहीं रहा था, मैंने कंप्लेन करके रखा था लेकिन कंप्लेन सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो मैं बिल क्यों दूं। तो ये एक जायज बात है कि जब हमने इंटरनेट का हम इस्तेमाल ही नहीं किया तो हम बिल क्यों दें, या टेलीफोन का जब इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने कंप्लेन करके रखा था और 3 महीने तक आपने आ, मतलब हमें वो नहीं मतलब न तो ठीक किया और ना ही हमें इंटरनेट को सर्विस दिया। तो जब मुझे सर्विस ही नहीं मिला तो मैं आपका बिल कैसे पे, बिल किस बात के पे करूँ। तो इस बात को मेंशन करेगा ऑफिसर और वो फिर आपको बिल को कट कर देगा। तो ये सारा क्या होती है आपका, ऐसे सारा चीजें जो भी आपका रेलवे के अंदर भी या किसी बड़े बड़े आपका जो ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आपका बड़े बड़े जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है सब जगह पे ऐसे। इसके अलावा स्कूल कॉलेज में भी मान लीजिए किसी का मार्क्स में कुछ गड़बड़ी आई है और वो एक सही चैनल के जरिए, सही प्रोसेस के जरिए उसको क्लेम करता है, फिर उसका क्लेम सही पाया जाता है, तो उसके लिए भी क्या होता है, एक परमिशन ग्रांटेड होती है, उसके बाद उसको एक्सेस कर सकता है। आप जब ईमेल आईडी में जाते हो, ईमेल आईडी तो कोई भी कहीं से खोल सकता है, लेकिन आपके परमिशन के बिना नहीं। परमिशन क्या होती है, आईडी पासवर्ड वगैरह, वो आपका परमिशन नहीं होती एक तरह से। तो a computer residing on the intranet is often using IP address in the reserved address space। इंटरनेट मतलब क्या होती है, आपका जो छोटे से समूह होती है, the computer cannot be accessed outside the local network unless given permission to the internet। जैसे मान लो कि आपका स्कूल कॉलेज है, आपने अपने लिए इंटरनेट एक छोटे छोटा जगह पे आपने बना लिया, उसको इंटरनेट नहीं, उसको इंट्रानेट कहते हैं। तो वो बाहर के कोई इसका एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि आपका परमिशन ना मिले। तो इससे क्या होता है, सिक्योरिटी बनी रहती है। मान लो कि डिफेंस की कुछ चीजें हैं या हमारे ऐसा कुछ गोपनीय कुछ विभाग है, तो जहां से डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए। अब मान लो कोई एक कार बनाने वाली कंपनी है, तो कंपनी का कार अगर बनाता है कोई, तो कंपनी का मॉडल अगर बाहर पहले ही चले जाएगा तो दूसरी कंपनी उसको चुरा लेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक ऐसा चाहिए जो, और डेटा तो रखनी ही होते हैं वरना डिजाइन कैसे बनेगा। तो वो एक इंटरनेट बना लेते हैं
कि उसके डेटा जो है बाहर नहीं जाएगा। अब जैसे मतलब वोडाफोन ने कोई प्लान बनाया कि ऐसा ऐसा करेंगे, रिलायंस ने एक प्लान बनाया, आप प्लान बनाने से मतलब इम्प्लीमेंटेशन के पहले अगर बाहर चले जाए, उस प्लान का काउंटर प्लान तो कोई बना लेगा, तो उसका जो फायदा था वो फायदा नहीं होगा। इसलिए और भी बहुत से ऐसे गोपनीय चीज होती है जो हमें बाहर लीक नहीं करना होता है समय से पहले। तो इस सब के लिए हम इसको एक सिक्योरिटी या हमें प्राइवेसी आपका देता है, जिससे कि इंटरनेट के साथ भी वो बाहर के लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि उसमें हम परमिशन नहीं देते हैं। द इंट्रानेट इज एसेंशियली स्मॉल स्केल, ये छोटे स्केल में होती है। अब जैसे मान लो कि टाटा नैनो ने बनाया, तो टाटा नैनो कैसे 1 लाख रुपए में कार निकाल दिया, अगर ये पूरा रिसर्च अगर पहले लोगों के पास अगर चले जाएगा तो टाटा का पहले कोई और बना देगा, तो उनका जो पूरा जो प्लान है वो उसको उनको बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए उसको बोलते हैं, उसको इंट्रानेट बनाते हैं। The intranet is essentially a small-scale version of the Internet operating with small functionality but existing solely with the form like Internet. And intranet uses network technology such as transmission, मतलब जहाँ पे अभी पढ़ा आपने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है TCP/IP का। It allows for the creation of internal network with common internet application that can allow them to communicate with different operating system. किसी के पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप जानते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी के पास विंडो होता है, किसी के पास आपका कुछ और होता है, किसी के पास लिनक्स होता है, किसी के पास नॉर्मली लोगों के पास विंडो होता है कि विंडो क्या होती है, यूजर फ्रेंडली होता है, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के आपका ओएस होता है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो उसके कोडिंग को, उसके प्रोटोकॉल को ऐसे बनाई जाती है कि जो सब पे काम करे। ये आपका इंटरनेट TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में एक बेसिक डिस्कशन था। इसमें कुछ पैरामीटर्स याद रखेंगे। टेबल ऑफ कंपैरिजन इंट्रानेट एंड इंटरनेट, ये इनका अंतर आप जानोगे। या इसी में से आपका आपका जो पास्ट ईयर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जितना हम अभी बताकर जा रहे हैं आपको, बस इसी की बेसिस पे सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंटरनेट क्या होती है, आपका पब्लिक होती है। इंटरनेट क्या होती है, प्राइवेट होती है। ये आपका यूजर्स हो गया। फिर क्या आपका यूजर टाइप, इसको नोट करके रखना, या तो आप स्क्रीनशॉट लो, या तो आपने पेज पेंसिल पेपर से लिखो, या बाद में वीडियो को दोबारा देख के लिखो, लेकिन नोट करना कैसे भी करो। तो यूजर टाइप क्या होता है इंटरनेट में, एनी यूजर हैविंग डायल अप ऑफ इंटरनेट एक्सेस लाइन, जिसके पास भी इंटरनेट कनेक्शन है, वो कोई भी, जैसे आप है, मैं हूं, कहीं कोई भी गूगल में जाकर कुछ भी आप सर्च कर सकते हो, तो वो इंटरनेट के आपका पब्लिक हो गया। इंटरनेट का कोई एक तरफा मालिक नहीं है, जितना दुनिया को चला रहा है, लेकिन कोई एक मतलब कोई मालिक नहीं है। फिर आपका इंटरनेट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज एंड इंटरनल कंपनी डिटर्मिनेंट्स डिपार्टमेंट्स। कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा, उसके उसको एम्प्लॉयज चलाएगा, जैसे आपको बताया अभी। अगर आप टेलीफोन विभाग में जाओगे, या कोई यूनिवर्सिटी में जाओगे, या कोई सरकार के किसी डिपार्टमेंट में जाओगे, तो ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज एंड इंटरनल कंपनी डिपार्टमेंट ही उसको, आपका ये प्राइवेट होती है, उसको रन कर सकता है। ये आपका अंतर है। आप देखो कितनी ज्यादा है ना, क्योंकि ऐसा कर रहेगा तो कोई भी कहीं से भी कर लेगा, तो पूरा कंपनी का जो पूरा डेटाबेस ही पूरा बिगड़ जाएगा पूरा। इसमें आप सोचो कितने तरह की चीजें होती है, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में होती है, कमर्शियल चीजें होती है कि अलग अलग कंपनियों के पास अलग अलग प्लान होता है। हैकर्स लोग इसमें जरूर से कोशिश करते करने के लिए, लेकिन वो बचा के रखते हैं, और हैकर से बचने का भी तरीके होते हैं। तो ताकि हम हमारे पे, अब इसमें जैसे इसरो में इतनी सारी गोपनीय जानकारियां होती है, कैसे इसरो इतने कम पैसे में इतनी ज्यादा बेहतरीन काम कर लेता है। अब इसरो में चाइना ने बहुत बार अटैक करने की कोशिश किया, हैकिंग करने की कोशिश किया, लेकिन सिक्योरिटी ऐसे होती है इंटरनेट में आपका। कभी अगर आपका सिलेबस में होगा तो बताऊंगा कि वो कैसे बनाते हैं, आपका एंड टू एंड एनक्रिप्शन कैसे बनाते हैं,
ताकि आपको कोई हैक ना कर सके। तो उसके हमारे यहाँ पे जो ये इसरो का इतनी स्ट्रांग है कि वो नहीं कर पाए, लेकिन पता चल जाती है कि आपको किसने ऐसा करने की कोशिश किया, तो वो नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश की है बहुत बार। आप सोचिए इसरो का डेटा अगर किसी और के पास चला जाए तो हमारे कितना लॉस होगा ना। इसलिए क्या करना चाहिए, क्या क्या करना होता है उसको, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम प्राइवेट करते हैं। अब जैसे मान लो कि ये हमारे जो एजुकेशन वीडियोस होते हैं, चलो भाई इसको सबको ही देख लो, तो इसको प्राइवेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट करना चाहे तो प्राइवेट कर सकते हैं। यूट्यूब में ऐसा ऑप्शन भी होता है जब हम इसको पब्लिश करते हैं कि आपको पब्लिक रखना है कि प्राइवेट रखना है। अगर प्राइवेट रखोगे तो उसको कोई देख नहीं पाता। फिर आपका आता है यूजेस। जो इंटरनेट होता है, एक्सेस ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आप पाना चाहो पा सकते हो। हालांकि इसके ऊपर आप ब्लॉक कर सकते हो, जैसे कई कंट्री में कई तरह की चीजें ब्लॉक होता है। कहीं पे फेसबुक ब्लॉक होता है, कहीं पे कुछ ब्लॉक होता है कुछ कुछ। लेकिन अगर आप ब्लॉक नहीं करोगे तो पा सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी तरह के। और इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनल एम्प्लॉय जो होगा, कम्युनिकेशन टेबल, डायरेक्ट आपका डायरेक्टरीज इत्यादि, जो इसके लिए ऑथराइज होगा वही कर सकता है। सिक्योरिटी क्या होती है, इंटरनेट की सिक्योरिटी लो सिक्योरिटी होती है। ये कॉन्फ़िगर्ड अंडर जीरो सिक्योरिटी लेवल इन फायरवॉल। तो काफी कम होती है क्योंकि कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। और इंटरनेट में क्या होती है, बहुत हाई सिक्योरिटी होती है। ये कॉन्फ़िगर्ड अंडर 100 सिक्योरिटी लेवल इन द फायरवॉल। फायरवॉल आप जानते हो, वो आपके सिस्टम को सेव करने के लिए होता है कि बाहर के कोई चीज आपका अटैक ना कर पाए। आप सब जानते हैं फायरवॉल क्या होती है। रेगुलेटेड बाय, सर ये 100 सिक्योरिटी लेवल ये नहीं समझ आ रहा। फायरवॉल एक देता है कि आपका जो कोई साइट अगर नहीं, आप फायरवॉल तो सब ठीक है, ये लेवल लेवल नहीं समझ आया, 100 वो सिक्योरिटी लेवल। वो लेवल दिखाता है कि फायरवॉल की कोई अगर आप सिक्योरिटी, जैसे आप देखते हो ना कि कभी कभी ऐसा आता है कि कोई आप साइट जा रहे हो, उसमें अगर एच टी टी पी एस नहीं लिखा है, खाली एच टी टी पी लिखा है, तो क्या जी करता है वो आपका रेड मार्क दिखाता है। फिर आपसे ऑप्शन पूछता है कि क्या आप आप इसको ट्रस्ट करते हो। अगर ट्रस्ट करो तो आप अपने इसको जा सकते हो। उसी तरह से फायरवॉल जो होती है, वो जितने भी आप कंटेंट को एक्सेस करते हो, वो सिक्योरिटी लेवल का दिखाता है कि अगर आप इसमें जाते हो तो ये इसकी सिक्योरिटी कितनी है। तो जैसे आप कभी कभी नहीं होता कि आपका मान लो कि किसी का अगर एच डी एफ सी बैंक में कुछ है, तो एच डी एफ सी बैंक की तरह एक लिंक बना के कोई भेज देगा। तो अगर भेज देगा तो अगर उसमें एच टी टी पी एस नहीं लिखा रहेगा, तो अगर आपके सिस्टम में अगर सिक्योरिटी अनेबल रहेगा तो वो दिखा देगा कि ऐसे ऐसे ये आपका डेंजरस है, इस तरह का दिखा देगा। तो उसमें फायरवॉल में क्या होता है कि एक आपका ऐसा लेवल बनाया गया है कि सिक्योरिटी लेवल कितनी है। ये आपका जब आप जब टीसीपी आईपी को बहुत डिटेल में पढ़ते, विस्तार से पढ़ते हो, तो टीसीपी आईपी में आता है ये कि फायरवॉल का जो कोडिंग होता है, तो उस कोडिंग पे हम इस तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो की जाती है कि कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा नेटवर्क कितना सेफ है। तो अगर आपका जीरो पे लाते हो तो मतलब वो बहुत ज्यादा अनसेफ है। जीरो मतलब सिक्योरिटी लेवल जीरो है, कुछ भी नहीं है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। आप जो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे जो क्लास ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे अगर सिक्योरिटी लेवल अगर एनेबल नहीं है, तो हमें कोई भी हैक करके दे सकता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका हाई सिक्योरिटी लेवल है, जैसे 100 सिक्योरिटी लेवल है, तो उसके अंदर इस तरह के कोडिंग का फॉर्मेट होता है कि आपको कोई मतलब ऑब्जर्व नहीं कर सकता, आपको कोई देख नहीं सकता, तो उसको बोलते हैं बहुत हाई सिक्योरिटी लेवल। तो उसका नंबरिंग दिया गया है जीरो से लेके आगे। तो अंडर 100 जो होती है उसको बहुत हाई मानी जाती है। जैसे पेट्रोलियम में नहीं होते ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर अगर किसी का पर 140 के आसपास होती है तो बहुत अच्छी पेट्रोल मतलब तेल मानी जाती है पेट्रोल। लेकिन अगर 100 से नीचे आएगा तो उतना अच्छी नहीं होती, उसी तरह से इसको नंबर दिया गया है। जी। फिर इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इसको बोलते हैं आईएबी। ये ओवरसीज द टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट ऑफ द आईटीएफ एंड आईआरटीएफ इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर द असाइन नेम नंबर्स। ये सारे आपको हम पहले भेज चुके हैं, सारा फुल फॉर्म आप इसके से याद कर लोगे। फिर आपका ये जो होती है इंटरनेट क्या होती है, ये एक खाली ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मान लो कि किसी कॉलेज का, किसी आपका यूनिवर्सिटी का या रिलायंस का, वो आपको आपका खुद का करता है। ये क्या करता है, इंटरनेट बहुत वाइड एरिया का पूरा दुनिया को कवर करता है।
और इंटरनेट क्या करता है, एक खाली ऑर्गेनाइजेशन जिस जगह के लिए बनाया गया है खाली उसी को करता है। एक्सेस में क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, दुनिया में से कोई भी कितने लाखों करोड़ों लोग इसके आपका एक्सेस कर सकता है। और इंटरनेट में क्या होता है, लिमिटेड होती है, जो जिसको ऑथराइजेशन मिलती है, जो जिसको अधिकार दिया गया है, खाली वही कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। हालांकि उसी कंपनी के बाकी दूसरे लोग भी नहीं कर सकते अगर उनको एक्सेस का आपका परमिशन या राइट नहीं दिया गया है। फिर आपका सिस्टम फेलियर कभी भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है वो। और इसमें क्या होती है, सिस्टम अवेलेबिलिटी इज हाई सिंस सिस्टम इज मॉनिटर्ड बाय द अथॉरिटी। तो अथॉरिटी उसको आपका मॉनिटर करता है, तो इसका सिक्योरिटी आपका मतलब बहुत कम चांस ऐसा होता है कि सिस्टम फेलियर हो जाए। इसलिए बैंक वगैरह में जो होती है फेल नहीं होता, क्योंकि वो मॉनिटरिंग की जाती है। हाँ, वो अलग बात है कि आप जब जाते हो तो बोलता है कि सर्वर डाउन है, अलग बात है वो। इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस यानी ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में क्या होती है, एन ईमेल एड्रेस नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट इन ए सीक्वेंस गोइंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द जनरल। 3 पार्ट में होता है। पहले क्या होता है, द आईडी ऑफ द यूजर, जैसे मान लीजिए किसी का नाम विकास है तो विकास हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एट द रेट विकास एट द रेट। उसके बाद जो डोमेन नेम होता है, जिस वेबसाइट से बनाए हो उसका नाम। जैसे अगर आपने गूगल से लिया है तो क्या बोलोगे, vikas@gmail.com। अगर आपका खुद का कोई वेबसाइट है मान लो, तो विकास एट द रेट उसके बाद उस वेबसाइट के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि कोई एक वेबसाइट है, सपोज करो कि हमारा एक इंस्टीट्यूट है, मान लो कि महात्मा गांधी मतलब विद्यापीठ। तो हमने साइट बनाया महात्मा गांधी विद्यापीठ.com। तो इस नाम से अगर बनाएंगे तो vikas@महात्मा गांधी विद्यापीठ.com। उसी तरह से जो जिसका साइट बनाएगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिखेंगे। अगर आपने पैसा खर्च किया है अपने साइट के लिए तो आपके नाम के साथ आपका ईमेल आईडी बनेगा उस साइट के साथ जोड़ते हुए। जैसे मान लो कि अगर आप फेसबुक पे जाते हो तो क्या लिखा होता है, समथिंग आपका नाम फिर फेसबुक के साथ जोड़ के एक .com ऐसे बना देता है वो। सेम तरह से अगर आपका अपना खुद का साइट है तो उसके नाम से होगा। अगर आपने गूगल से लिया है, फ्री में लिया है गूगल का या याहू का किसी का, तो उसके नाम से। जैसे कि अगर बोले vikas@yahoo.com, अगर याहू से लिया हो तो इस तरह से आपका 3 पार्ट हो गया। पहले क्या हुआ, विकास या जो भी आप आईडी नाम देना चाहते हैं यूजर अपने नाम से। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, @ लिखना ही पड़ेगा, @ के बाद उसके बाद डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम जो दिया होता है। जैसे हम बोले कि महात्मा गांधी विद्यापीठ.com या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी.com, तो उसको छोटा में क्या BHU.in, इन मतलब इंडिया, IN मतलब इंडिया, या उसका जो भी नाम होगा। तो डोमेन नेम गिवन बाय द डोमेन नेमिंग सिस्टम, इसको कहते हैं DNS कहते हैं इसको। जैसे कि खुर्शीद डॉट एडिटोरियल @ उसके बाद जो भी उनका साइट का नाम होगा। अगर AIETS.com.in है तो वो उस हिसाब से। फिर आपका होती है, ये सब आप जानते ही हो, सब तो डेली इस्तेमाल करते ही हो, एनाटॉमी ऑफ द ईमेल मैसेज। सबसे पहले क्या होती है, लेकिन आप इस नाम के साथ जानो कि 3 पार्ट होता है। शायद आपने कभी हमसे मतलब ख्याल नहीं करते कि 3 पार्ट होता है। एग्जाम में ये आ सकता है कि ईमेल एड्रेस का कितने पार्ट को डिवाइड करते हैं, तो आप बोलोगे 3 पार्ट में। एनाटॉमी ऑफ द ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज, इसका क्या होती है, मैसेजेस इन एन इलेक्ट्रॉनिक मेल कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर सेक्शन। पहला क्या होती है, मैसेज का मैसेज हेडर। फिर क्या होती है, मैसेज का बॉडी जो लिखना चाहते हो। फिर क्या होती है, अगर कुछ फाइल को आप अटैच करना चाहते हो तो आप लोग अटैच करते ही हो उसका अटैचमेंट। द हेडर, इट कंटेन्स कंट्रोल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग minimally an originator email address and one or more recipient address। आप एक साथ कई लोगों को भी भेज सकते हो। Usually additional information is added such as subject, जैसे आप सब्जेक्ट के लिखा होता है ना, आपने किसी का ईमेल आईडी आपने डाल दिया abc@gmail.com, और उसके बाद उसमें एक सब्जेक्ट का कि आपका किस लिए है, तो सच एज ए सब्जेक्ट हेडर फील्ड की
आप लिखते हो ना कि एप्लीकेशन टू करेक्ट दिस वन या एप्लीकेशन टू करेक्ट माई मार्क्स, तो वो सब्जेक्ट क्या होता है ताकि पढ़ने वालों को समझ आ जाए कि ये मेल कहाँ से आई है और इसका मकसद क्या है। तो इसको हम कहते हैं हेडर फील्ड कहते हैं इसको। स्ट्रक्चर्ड इनटू फील्ड लाइक समरी, टेंडर, रिसीवर एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द ईमेल। उसमें आपका सारी जानकारी होती है कि वो ईमेल कहाँ से आई है, किसके लिए आई है और किस रिगार्डिंग आई है, ताकि हमको ईमेल खोलने से पहले ही उसका मतलब पता चल जाए। अभी सोचो कि आपके पास ईमेल आती है, ऐसे सब्जेक्ट देख के आप पता कर लेते हो ना कि ये कहाँ से आई है, ये उसको हमें खोलना भी है कि नहीं खोलना है, या ऐसी मतलब प्रमोशनल है या आपके किसी काम का है, तो उसको देख लेते हो। अगर आपने कहीं भी एग्जाम दिया है और उसमें लिख के आता है कि इसका रिजल्ट, तो आप तुरंत खोलोगे कि हाँ ये तो हमने एग्जाम दिया था, इसका रिजल्ट आ गया। द मैसेज हेडर जनरली इंक्लूड द एट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। क्या होती है? फ्रॉम मतलब कहाँ से आया है। इट इंक्लूड्स द ईमेल एड्रेस एंड ऑप्शनली द नेम ऑफ द सेंडर हु सेंड्स द ईमेल। The field is filled up automatically when a message sent। ये आपका उसके अंदर जिसके जरिए होता है उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इसका रूल सेटअप रूल होता है, अपने आप ही होता है वो। टू, किसको भेजना है? Here the email address or addresses and optionally names of the message recipients is are, क्योंकि हम एक से ज्यादा लोगों को भी भेज सकते हैं, included। It indicate primary recipient for secondary recipient। एक कार्बन कॉपी, अगर इसमें देखोगे CC लिखा होता है, तो CC अगर लिखा होगा तो आप एक साथ मान लो कि 20, 25, 50 लोगों को भी, कितने भी लोगों को भेज सकते हैं एक साथ। तो उसमें क्या होगा, सारे के सारे दिखेगा कि ये कहाँ कहाँ से आया है, किसको किसको भेजा गया है, तो CC होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप मतलब बाकी सब लोग देख ना पाए कि और किसको किसको भेजा गया है, तो इसको BCC कर दो, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इन सबका फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। उससे क्या होगा, वो आपको दिखेगा नहीं, सबको नहीं दिखेगा कि कहाँ क्या और बाकी किन किन लोगों को भेजा गया है। तो BCC और CC का ये मतलब होता है। अब जैसे मान लो किसी स्कूल में सब बच्चों को भेजा गया है, तो बाकी बच्चों को अगर प्रॉब्लम ना हो सबके ईमेल आईडी देखने से, तो उसके वाले CC लगा देते हैं। लेकिन अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल कुछ होता है तो हम इसमें BCC लगा देते हैं। मान लो सबको मार्क्स भेजना है और हम नहीं चाहते हैं कि सब बच्चों को, बाकी बच्चों का मार्क्स पता चले, क्योंकि एक थ्योरी इसके पीछे ये है कि किसी को जिसका नंबर कम आएगा वो अपने आप को मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब दूसरे के सामने थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, मतलब खराब न महसूस करे अपने आप को। तो क्या करना चाहता है वो, बाकी को नहीं देना चाहता है कि किसको किसको भेजा जा रहा है, तो उसमें BCC लगा देते हैं। जहां भी हम चाहते हैं कि हमें और कहीं बाकी लोग ना देख पाए, तो उसमें लिखाते क्या, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी BCC ऑप्शन चूज करते हैं। तो ये आपका CC और BCC, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जब आप ईमेल करोगे देख लेना, आप किसी को ईमेल करके आप इस दोनों ऑप्शन मिलेगा आपको। ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC is used to make the data individual to other recipient। ये आपका जब 2 में जाते हो तो ये ऑप्शन मिलते हैं। नॉर्मली हम एक ही लोगों को ईमेल भेजते हैं तो पता नहीं चलता है। अगर आप एक साथ ज्यादा बल्क में भेजोगे तो आपको CC और BCC का ऑप्शन आप यूज करते हो। The to field is similar to the addressing at the top of a conventional letter which is delivered according to the address on the outer envelope। जैसे हम लोग नॉर्मली एनवेलप में लिखते हैं उसी तरह से। Many email client will mark email in the inbox differently depending on whether the addresses are in the to और CC लिस्ट। फिर आपका आता है ब्रीफ समरी ऑफ द मैसेज। ये सारे बातें आप लोग हमेशा डेली करते हो सकता है कि नाम के साथ जान के ना करो, लेकिन करते हो भी हो। इसमें आपका कुछ डेट होती है कि लोकल टाइम डेट, जब भी आप मैसेज सेंड करते हो सारा रिकॉर्ड हो जाती है। मैनी ईमेल क्लाइंट fill this in automatically when the sending the recipient clients may when display the time in the format time zone local to her। उसके जो भी लोकल टाइम होगा उसके हिसाब से उसको। फिर आपका आएगा मैसेज आईडी।
message ID is a unique identifier for a digital message, most commonly a globally unique identifier used in email and you आप देखते हो कि जब आप ईमेल को अप्लाई करते हो तो क्या होती है आपका ये हर जगह पे आपका आप यूज करते हो नेट जो आप इस्तेमाल करोगे या ग्रुप के साथ करोगे, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है वो आपको मैसेज को आपको यूनिक आइडेंटिफायर तक आपको मतलब आपको पहुंचा देता है। ये ऑटोमेटिकली आपका उस फील्ड को जो मल्टीपल डिलीवर को रेफरेंस के लिए आपको उसमें मान लो कि आपने किसी को आपने मेल भेज दिया आपने, तो उसके नीचे ही आपका जो है रिप्लाई का ऑप्शन आ जाता है। तो रिप्लाई का जब अपना ऑप्शन आएगा तो उसमें टू लिख के आया जाएगा, जिसने मेल भेजा है उसी को दोबारा जाएगा, उसके मेल आईडी का आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, जाएगा वहीं पे। आप इसको रिप्लाई कर सकते हो या किसी और को अगर फॉरवर्ड करना चाहो तो उसमें नीचे के आपका फॉरवर्ड का भी ऑप्शन आता है, उसका फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो इसका आप ये यूज करके आप डेली करते भी हो सब चीजें, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ईमेल आईडी के ये सब चीजों से फैमिलियर ना हो। द बॉडी, the email client generally allow the use of either plain text or HTML, मतलब hypertext markup language होती है पूरा नाम HTML, for the message body at the option of the user. HTML email message often include an automatically generated plain text copy as well. आप प्लेन टेक्स्ट भी आप लगा सकते हो उसमें, और अगर चाहो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फॉर रीजन ऑफ कंपेटेबिलिटी, जैसे आपको कंपेटेबिलिटी हो, द बॉडी समटाइम्स कंटेन अ सिग्नेचर ब्लॉक एट द एंड। दिस इज एग्जैक्टली एज सेम एज द बॉडी इन द रेगुलर लेटर। जैसे आपका नॉर्मली आप जो रेगुलर लेटर जिस तरह से आप जो भी आप फॉर्मेट लगाते हो अपना रेगुलर लेटर में, जो ऐसे किसी को जो पत्र लिखते हो उसी तरह से, the header is separated from the body by a blank line. आज अगर जब ईमेल करोगे तो सब चीजें दोबारा इसको माइंड पे रख के करोगे, देखोगे सब आता है आप लोगों को, ये आप डेली करते हो। अगर वो इन नाम के साथ नहीं करते तो करके देखना एक बार। अटैचमेंट, अब अटैच करते ही हो, कोई फाइल भेजना होगा किसी को, किसी पीडीएफ भेजना होगा तो आप क्या करते अटैच करते हो ना। द अटैचमेंट आर द फाइल्स दैट आर सेंट थ्रू द ईमेल। Many email systems do not allow the software or the file that contains setup.exe, exe मतलब execute जो करता है उसको exe कहते हैं, to be sent to the email as a attachment, क्योंकि उससे आपका वायरस या दूसरी चीज आपको जा सकता है अगर execute को वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि exe में जो है आपका कई तरह के अनवांटेड चीज को भी भेजे जा सकते हैं, जिससे आपका सिस्टम खराब हो जाए, कंप्यूटर खराब हो जाए या वायरस आ जाए, इस तरह के मैलवेयर वगैरह के इशू आ सकती है। सम ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, अब इसको नाम क्या याद रखना, इनमें से कुछ नाम आपके लिए नया हो सकता है। जीमेल तो आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, बाकी AIM मेल, webmail.aol.com URL पूरा इसका है। जीमेल के लिए mail.google.com, HTTP रहता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं इसको, और फिर आपका जो सिंबल जो होती है उसको लगा के हम देते हैं। MSN हॉटमेल, ये विंडो के लिए होती है, विंडो स्लाइड मेल। फिर आपका रेडिट मेल होता है और याहू होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ये मोटा मोटी जो फेमस है। फिर आपका आता है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत अच्छे से फैमिलियर हो, मेरा खाली फॉर्मेलिटी खाली करना है, आप लोग ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते ही हो, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल करते हो। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होती है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द use of voice communications equipment with establish an audio link between the geographically dispersed, जैसे कि जिसको भी आप भेजना चाहते हो उस पर्टिकुलर इंसान तक ऑडियो मैसेज को भेज सकते हो। डिस्पर्स पर्सन, वन दैट अलाउ देम टू कंडक्ट अ कॉन्फ्रेंसिंग। तो उसमें आपको ऑप्शन आता है कि आप इन लोगों को आप अलाउ करना चाहते हो या आप किसी को डिलीट करना चाहते हो, सारा कुछ है। लेकिन अगर अलाउ कर लोगे तो उनसे आप एक साथ बहुत लोगों से आप बात कर सकते हो, ग्रुप कॉल भी, व्हाट्सएप भी देता है, स्काइप भी देता है, ऐसे बहुत से ऑप्शन है।
मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द ऑडियो टेक्नोलॉजीज। मेरिट में क्या होती है? इक्विपमेंट विद द सेटअप ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको सिर्फ मोबाइल का बिल देना नहीं पड़ता और एक साथ आप बहुत लोगों से जुड़ जाते हो और एक आपका फ्रेंडली आपका अपने या एजुकेशन के पर्पज से या आपका फैमिली पर्पज से या अपने पर्पज से उसका आप कर सकते हो। डिमेरिट क्या होता है? डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्यू टू लैक ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन। तो विजुअल इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होता है, तो आप क्या जो बहुत बातें बोल रहे हो वो उसी रूप में लोगों तक जाए ये जरूरी नहीं होता, वहां पे एक आपका दिक्कत आती है। फिर मेरिट में क्या होता है? ऑप्शन फॉर सिलेक्टिंग टेलीफोन और स्पीकर फोन एंड टेलीफोन नेटवर्क आर मेनी, से आप जोड़ सकते हो और अपना स्पीकर इत्यादि से आप उसको अच्छे से मतलब डिस्प्ले कर सकते हो। डिमेरिट क्या होता है? इट इज डिफिकल्ट टू लर्न थ्रू द ऑडियो इंफॉर्मेशन ओनली। तो जैसे अगर मैं आपको ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, अगर आप इसको नहीं देख पाते और खाली बोल देता तो बोलने से जरूरी नहीं है कि आप ऐसे उस तरह से उसको आप समझ पाओ, तो ये आपका इश्यू बनती है। थर्ड क्या है? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी इजीली रिकॉर्डेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्फ फॉर रेफरेंस। तो आपका ऑडियो जो होती है कोई भी इसको रिकॉर्ड कर सकता है। और डिमेरिट क्या है? शेड्यूलिंग इज नेसेसरी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टीचर्स अवेलेबिलिटी एंड स्टूडेंट्स कन्वीनियंस इज नीडेड। चौथा क्या है मेरिट में? स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी हो जुड़ सकता है। और डिमेरिट क्या है? सिंस आई कांटेक्ट इज नॉट पॉसिबल इट इज डिफिकल्ट टू रिटेन अटेंशन टू द स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट। जैसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि आप में से कितने लोग हमारे क्लास में है, कितने लोग नहीं है, या कितने लोग आपका कैसे कितने मतलब आपको फोकस है, क्योंकि मैं खाली ऑडियो देख पा रहा हूँ, सबका वीडियो के मैं वीडियो सबका आपको आप लोग को ऑफ रहता है। तो ये अगर आप में से जो लोग मतलब अच्छे से कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो लोग नहीं कर रहे तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आपका डिमेरिट है। इसके बाद हम कल अगले क्लास में करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि इसको ठीक करने के लिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और दूसरी बातें हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे और भी करते हैं, कि इसके बाद कई चीज़ों को हमारा डेवलप किया गया है। इन्हीं सब डिमेरिट को ठीक करने के लिए हम देखेंगे कि कैसे कैसे आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आई, उसके भी आपका एडवांटेज आएंगे और डिसएडवांटेज आएंगे। ये सारी चीज आप जानते हो, खाली अगर मतलब जब हम बोल देते हैं तो और ज्यादा हम इसमें अटेंशन देके हम इसको ख्याल रखते हैं, ताकि टेक्निकल वर्ड के साथ जो पूछे जाएंगे क्वेश्चंस में उसका हम अच्छे से वहाँ पे आंसर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको प्रणाम।